हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने ब्लास्टुलेशन पढ़ा था। क्लीवेज के बाद जो क्रिया माइक्रोमीयर्स एंड मेगामीयर्स बनती हैं, उसके बाद फिर ब्लास्टुलेशन की क्रिया होती है जिसमें ब्लास्टुला कैविटी बनती है। और किस तरह से कितने प्रकार के ब्लास्टुला बनते हैं और योग की मात्रा के आधार पर किस प्रकार से ब्लास्टुलेशन की क्रिया होती है। तो ब्लास्टुलेशन के बाद अब अगली क्रिया आती है गैस्ट्रुलेशन। एम्ब्रियो में अगला स्टेप जो होता है वो होता है गैस्ट्रुलेशन। प्राणी के विकास की क्रिया में गैस्ट्रुलेशन एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है जिसमें एक स्तरीय कोरक में उपस्थित जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं उनमें विभेदन होता है और ये विभेदित कोरक खंड निर्दिष्ट स्थान तक गमन का त्रिस्तरीय गैस्ट्रुला का निर्माण करते हैं। तो अब ये जो ब्लास्टोमियर्स बनी थी वो जो है माइग्रेट करती है। गैस्ट्रुलेशन की क्रिया जटिल क्रिया जिसके अंतर्गत जो ब्लास्टोमियर्स हैं उनमें उपस्थित पूर्व क्षेत्रों की कोशिकाएं अपने अपने स्थान से गमन कर पूर्व निर्धारित भ्रूणीय अंगों के विकास के स्थान पर जाकर एकत्रित हुई, यानी कि जिस कोशिका को जिस ऑर्गन का को बनाना होता है वहाँ पर जाकर एकत्रित हो जाती है। इस तरह गैस्ट्रुलेशन की क्रिया में एक स्तरीय कोरक से द्विस्तरीय या त्रिस्तरीय गैस्ट्रुला का निर्माण होता है। एम्फियोक्सिस में द्विस्तरीय तथा अधिकांश कशेरुकीय प्राणियों में त्रिस्तरीय गैस्ट्रुला अवस्था पाई जाती है, यानी कि इनमें 3 स्तर हो जाते हैं, एपिडर्मिस, मेसोडर्मिस और एंडोडर्मिस। पहला कोरक खंडों का विभेदन, दूसरा कोरक खंडों की आकारिकी संरचना। इस प्रकार से इनमें 2 परिवर्तन गैस्ट्रुलेशन के समय पाए जाते हैं। विभेदित ब्लास्टोमियर्स की आकारिकी संरचना गतियों के कारण कोशिकाएं भीतर की ओर गति करती हैं और पूर्व निर्धारित भ्रूणीय अंगों के निर्माण स्तर पर जमा हो जाती है। तो गैस्ट्रुलेशन एक समन्वित प्रक्रिया है जो भ्रूणीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। तो समय समय पर अनेक साइंटिस्ट ने गैस्ट्रुलेशन को समझाने के लिए विभिन्न भाषाएं दी हैं। लैंकेस्टर और ब्रेंट के अनुसार इस क्रिया में कोरक 2 या त्रिस्तरीय गैस्ट्रुला में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा साइंटिस्ट था कीबेल, उसके अनुसार गैस्ट्रुलेशन वे क्रिया जिसमें एंडोडर्मल, मेसोडर्मल और प्रोकोडल कोशिकाएं भ्रूण के भीतरी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। इसके बाद ट्रिंकॉस था, उनके अनुसार इस क्रिया में विकलन के उपरांत प्रारंभ होती है और इसमें नवनिर्मित कोरक खंड संभावित निर्माणकारी क्षेत्रों में विभेदित होकर पूर्व निर्धारित अंगों के निर्माण स्थल पर एकत्रित हो जाते हैं। तो संक्षेप में अगर हम कहें तो गैस्ट्रुलेशन वह क्रिया है जिसमें कोरक में स्थित अंगों के पूर्व निर्धारित क्षेत्रों से कोशिकाएं गति कर अपने निर्दिष्ट स्थान तक पहुंच जाती हैं। गैस्ट्रुलेशन के परिणाम स्वरूप 3 प्राथमिक स्तर एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार गैस्ट्रुलेशन बहुकोशीय प्राणियों के भ्रूणीय विकास में एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है और इसमें निम्न लक्षण पाए जाते हैं। फर्स्ट, एक तो क्लीवेज की दर धीमी होकर लगभग बंद हो जाती है। गैस्ट्रुलेशन के दौरान वृद्धि भी लगभग न के बराबर होती है। तीसरा, गैस्ट्रुलेशन के समय कोरक खंडों का आकारीय संरचना गति द्वारा पुनर्विन्यासन होता है। चौथा, मेटाबॉलिक रेट तथा ऑक्सीजन उपभोग की दर बढ़ जाती है। 5, केंद्रक अधिक सक्रिय होकर भ्रूणीय कोशिकाओं की गतिविधियों पर नियंत्रण रखते हैं तथा गैस्ट्रुलेशन के दौरान जो पेरेंटल गुणसूत्र होते हैं उनका प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगता है। 6, नए तथा विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स का संश्लेषण होने लगता है जिसमें रासायनिक विभेदन की भी प्रारंभ हो जाता है। 7, कोशिकाएं पुनर्विन्यासित होकर 3 प्राथमिक स्तरों एक्टोडर्म, मेसोडर्म तथा एंडोडर्म का निर्माण करती हैं। तो ये 7 विशेष स्टेप जो है इसके अंदर, ये लक्षण इसके अंदर गैस्ट्रुलेशन के अंदर पाए जाते हैं। अब है फैट मैप। जैसा कि हमने पहले बताया था कि ब्लास्टुला या कोरक से गैस्ट्रुलेशन की क्रिया त्रिस्तरीय गैस्ट्रुला के द्वारा त्रिस्तरीय गैस्ट्रुला का निर्माण हो जाता है। गैस्ट्रुला निर्माण से पूर्व भी कई प्राणियों के अंडों और कोरकों में विभिन्न स्तरों को निर्मित करने वाले संभावी क्षेत्र जो है स्पष्ट हो जाते हैं कि कौन सा कोशिका के मतलब कौन से ऑर्गन जो है वो यहाँ पर बनेगा। ये संभावी क्षेत्र जो है, इन संभावी क्षेत्रों के अध्ययन के ये बताना कठिन होता है कि कौन सा भाग गैस्ट्रुला के किस स्तर का निर्माण करेगा। कोरक में प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संभावी क्षेत्रों का पता लगाकर उसे सूचीबद्ध करना ही फैट मैप कहलाता है। ये फैट मैप जो है इसकी सहायता से आगे चलकर प्राथमिक जनन स्तरों तथा अंगों का पूर्व ज्ञान किया जा सकता है। इस प्रकार अंडों में विभिन्न प्रकार के जो फैट मैप है वो चित्र तैयार किए जा सकते हैं।
पहला, कुछ आदिम प्राणियों जैसे एसिडियन, एनालिड्स, एम्फियोक्सिस के अंडों के कोशिका द्रव में प्राकृतिक रंगों के कारण ये विभिन्न क्षेत्रों में विभेदित करता है। उदाहरण के तौर पर प्राकृतिक रंगों के विभेदन के आधार पर अंडों को 4 क्षेत्रों में विभेदित किया जा सकता है। फर्स्ट, हल्के रंग का ऊपरी गोलार्ध। सेकंड, पीले रंग का अर्धचंद्राकार अधरभाग। थर्ड, भूरे रंग का अर्धचंद्राकार अधोपृष्ठ भाग। और फोर्थ, गहरे भूरे रंग का पृथकी भाग। इस प्राकृतिक रंग वितरण के कारण विकासीय अवस्था में इन क्षेत्रों में बनने वाले भागों का पूर्व, मतलब हम पहले से इनमें जो है रंग भर देते हैं, जिससे हमें पता लग जाए कि कौन सा क्षेत्र जो है कौन से भाग का निर्माण करेगा। इन विभेदित क्षेत्रों में बनने वाले संभावित जनक स्तर निम्न प्रकार हैं, जैसे हल्के रंग का ऊपरी गोलार्ध एपिडर्मिस, एक्टोडर्म का पीले स्तर का भाग मेसोडर्म, भूरे रंग का तंत्रिका एक्टोडर्म, नोटोकॉर्ड का तथा गहरे भूरे रंग का तंत्रिका भाग एंडोडर्म का निर्माण करते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि आगे कौन सा भाग जो है कौन से भाग का निर्माण करेगा। सेकेंड है कंस्ट्रक्शन ऑफ फैट मेड बाय आर्टिफिशियल मार्किंग। जिन प्राणियों के अंडों में प्राकृतिक रंग विभेदन नहीं पाया जाता, उनमें कृत्रिम चिन्हों द्वारा भी हम फैट मेड बना सकते हैं। वोगट ने 1925 में एम्फीबियन प्राणियों के अंडों में कृत्रिम चिन्हों द्वारा फैट मेड का निर्माण किया था। और इसमें हम विभिन्न जो विधियाँ हैं वो काम में ले सकते हैं। फर्स्ट, वाइटल स्टेनिंग। इस विधि में उन जैविक अभिरंजों का प्रयोग करते हैं जिन्हें कोशिकाएं अपने कोशिका द्रव में लंबे समय तक संजोए रखती हैं। इस विधि का प्रयोग सबसे पहले वोगट ने एम्फीबियंस के अंडों में किया। उन्होंने विभिन्न जैविक अभिरंजकों द्वारा अंडे के विभिन्न क्षेत्रों को अभिरंजित कर उन क्षेत्रों से बनने वाली कोशिकाओं का अध्ययन कर फैट मेड का निर्माण किया था। इसलिए उन्हें नाइल ब्लू सल्फेट या नीले, न्यूट्रल रेड या उदासीन लाल व भूरे रंग के जैविक अभिरंजकों का प्रयोग किया। सेकंड है कार्बन पार्टिकल मार्किंग मेथड। जैविक अभिरंजकों के अलग स्प्रेड नामक साइंटिस्ट ने 1946 में ये संभावी रेखाचित्र के निर्माण में कार्बन अंकन विधि का प्रयोग किया। उन्होंने विकसित हो रहे भ्रूण की कोशिकाओं में नन्हे कार्बन कण चिपकाकर उन्हें अंकित कर दिया और इन अंकित की गई कोशिकाओं से बनने वाले स्तर या अंगों का पता लगाकर संभावित फैट मेड का निर्माण किया। तीसरा है रेडियो एक्टिव लेबलिंग मेथड। आधुनिक समय में रेडियो एक्टिव पदार्थों का भी उपयोग फैट मेड के निर्माण में किया जाने लगा है। विभिन्न भ्रूणीय स्तरों को रेडियो एक्टिव पदार्थों द्वारा अंकित कर इनसे बनने वाली स्तर या अंगों का पता लगाकर संभावी रेखाचित्र बनाया जा सकता है और इससे हम गैस्ट्रुलेशन की क्रिया को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये आपको दिखा रखे हैं फैट मेड किस तरह से बनाए हुए हैं। ये जो है इनमें अलग अलग मार्क किए गए हैं इस तरह से, जैसे इसको लंबी वाली को एक्टोडर्म बिल्कुल काले को न्यूरी पे और इसको मोटो पर, इस तरह से हमने जो है अलग अलग विभिन्न प्राणियों के फैट मेड बनाए हैं। अब है मैकेनिज्म ऑफ गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन एक समाकलित प्रक्रिया है जो अंतर प्रभाव द्वारा नियंत्रित होती है। जैसा कि हमने पहले बताया, गैस्ट्रुलेशन में ब्लास्टुला या पूरक की अविभेदित कोशिकाओं का विभेदन तथा निर्दिष्ट स्तर तक गमन होता है। अधिकांश कशेरुक के प्राणियों में विभेदित कोशिकाओं का निर्दिष्ट स्थान तक गमन होता है। तो इस गमन के द्वारा फिर जो है ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये कोशिकाएं जो हैं पहुंचती हैं और फिर गैस्ट्रुलेशन के द्वारा गैस्ट्रुला का निर्माण करती हैं। तो गैस्ट्रुलेशन, मैकेनिज्म ऑफ गैस्ट्रुलेशन जो है इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।